नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बिल्कुल। ये किताब तो मतलब पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक तरह से माइलस्टोन है। सही कहा। और हमारे पास एक समीक्षा भी है जो इसके आइडियाज और असर को देखती है। तो हमारा मकसद है कि इस किताब से जो मुख्य सोच बदलने वाली बातें उन्हें समझें, खासकर आजकल के युवाओं के लिए ये कितना काम का है जो अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है, दो पिताओं के जरिए। हाँ, वो रिच डैड और पुअर डैड। एक का नजरिया था मैं ये खरीद नहीं सकता, और दूसरे का सवाल था मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यही सारा खेल बदल जाता है ना। बिल्कुल। तो इसी फर्क को थोड़ा और खोलते हैं। एक तरफ थे वो पढ़े लिखे पुअर डैड, जिनका मंत्र था खूब पढ़ो, अच्छी सेफ नौकरी पकड़ो। हाँ, और दूसरी तरफ रिच डैड, जिनकी फॉर्मल पढ़ाई शायद कम थी पर पैसे की समझ वो प्रैक्टिकल वाली जबरदस्त थी। और कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने दोनों से सीखा पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग सबक। सबसे बड़ा सबक तो शायद यही सोच का शिफ्ट था, मतलब लिमिटेशन से पॉसिबिलिटी की तरफ देखना, नहीं कर सकता से कैसे कर सकता हूं तक। बिल्कुल सही। और ये सोच का बदलाव हमें सीधे कियोसाकी की पहली और शायद सबसे जरूरी सीख पर ले आता है। फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ, वित्तीय शिक्षा। कियोसाकी जोर देते हैं कि स्कूल हमें अकादमिक ज्ञान तो देते हैं, पर पैसे की समझ, वो प्रैक्टिकल नॉलेज वो नहीं मिलती। और यहीं पर वो एसेट और लायबिलिटी वाली बात आती है, संपत्ति बनाम देनदारी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे आसान शब्दों में? देखिए, बहुत आसान है। संपत्ति मतलब एसेट, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ठीक है। और देनदारी मतलब लायबिलिटी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। तो इसी में वो घर वाला उदाहरण आता है ना, जो लोगों को बड़ा अजीब लगता है। हाँ, बिल्कुल। उनका तर्क है कि जब तक आपका घर आपको कमा कर नहीं दे रहा, रेंटल इनकम वगैरह नहीं आ रही, तब तक वो टेक्निकली एक लायबिलिटी है। क्योंकि मेंटेनेंस है, लोन की किश्तें हैं। हाँ, बिल्कुल, पैसा जा रहा है। अब ये थोड़ा विवादास्पद है, पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे एसेट समझ रहे हैं, क्या वो सच में है? तो अमीर लोग एसेट बनाने पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। जबकि बाकी लोग अनजाने में लायबिलिटीज इकट्ठी करते रहते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ईएमआई पर। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी और एसेट लायबिलिटी के समझ के बाद अगला कदम क्या बताते हैं कियोसाकी? अगला बड़ा आइडिया है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये कैसे? मतलब पैसिव इनकम? हाँ, पैसिव इनकम। ऐसी इनकम जिसके लिए आपको हर रोज घंटों खटना ना पड़े, जैसे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न, प्रॉपर्टी का किराया। हम्म। उन्होंने अपने बचपन का वो किस्सा बताया ना, कैसे वो 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी छोड़कर, हाँ, वो कॉमिक बुक लाइब्रेरी वाला। हाँ, छोटा सा बिजनेस शुरू किया। तो ये मानसिकता बदलना कि सिर्फ नौकरी ही रास्ता नहीं है, अपना कुछ बनाना है, ये खासकर यंग लोगों के लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। और बिजनेस की बात आई तो शायद अगली सीखें इसी से जुड़ती हैं, अपना काम और टैक्स वगैरह। बिल्कुल। तीसरी सीख यही है, अपना खुद का बिजनेस संभालो, चाहे नौकरी के साथ ही क्यों ना हो, कुछ ऐसा बनाओ जो आपका एसेट बने। और चौथी? वो टैक्स वाली बात। हाँ, चौथी सीख है कॉर्पोरेशन जैसी लीगल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना। कियोसाकी कहते हैं कि अमीरों के लिए टैक्स के नियम अलग होते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं, बिजनेस ओनर की तरह ऑपरेट करते हैं। मतलब सिर्फ कमाना नहीं, उसे सही ढंग से स्ट्रक्चर करना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। तो अगर हम समराइज करें, इस किताब की ताकत क्या है? ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई? देखिए, पहली बात तो इसकी सिंप्लिसिटी है, कहानी की तरह है, समझने में आसान, मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सरल बना दिया। हाँ, ये तो है। दूसरी, ये माइंडसेट शिफ्ट करती है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और वो जो पैसे खोने का डर होता है, हाँ, उस डर को भी एड्रेस करती है। ये मोटिवेट करती है कि आप सीख सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंस की दुनिया का पहला दरवाजा खोलती है। लेकिन इसके साथ कुछ आलोचनाएं भी जुड़ी हैं, है ना? क्या कमियां गिनाई जाती हैं? हाँ, और वो जानना भी जरूरी है। पहली तो ये कि सलाह थोड़ी वेग है, मतलब अस्पष्ट। एसेट खरीदें बोला, पर कौन सा, कैसे खरीदें, ये डिटेल कम है। दूसरा, वो रिच डैड असल में थे या नहीं, इस पर हमेशा सवाल रहा है। इससे कुछ लोगों को कहानी कम विश्वसनीय लगती है। अच्छा। तीसरा, कुछ आइडिया जरूरत से ज्यादा सरल कर दिए गए हैं, जैसे हर तरह का कर्ज बुरा नहीं होता,
या हर प्रॉपर्टी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और एक बड़ा खतरा। हाँ, वो है मिस इंटरप्रिटेशन का, गलत समझने का। कुछ लोग इसे पढ़कर सोचते हैं चलो नौकरी छोड़ो, बड़ा रिस्क लो, जबकि किताब लापरवाही नहीं, शिक्षा पर जोर देती है। सही कहा। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब इसे कैसे देखना चाहिए? जैसा कि समीक्षा में भी कहा गया है, ये क्यों करें किताब है, कैसे करें वाली डिटेल गाइड नहीं। अच्छा, मतलब ये मोटिवेशन देती है, रास्ता नहीं बताती पूरा। बिल्कुल। इसका असली मूल्य है आपकी सोच को चैलेंज करना, आपको फाइनेंस के बारे में और जानने के लिए क्यूरियस बनाना। ये एक स्पार्क है, पूरी आग नहीं। तो इसे पढ़ते वक्त क्रिटिकल नजरिया रखना जरूरी है। बहुत जरूरी। ये एक शुरुआती बिंदु है, फाइनल जवाब नहीं। मतलब इससे इंस्पिरेशन लो, सवाल पूछो, पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ इस एक किताब पर बेस मत करो, आगे और सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसे एक मोटिवेशनल टूल की तरह देखिए जो आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी लेने के लिए पुश करे। तो संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड को खुले दिमाग से पढ़ें, प्रेरित हों, पर याद रखें कि ये सफर की शुरुआत है, मंजिल नहीं, और इस पर और रिसर्च करना जरूरी है। एकदम। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की जो यंग जनरेशन है, जो गिग इकोनॉमी और लगातार बदलते आर्थिक माहौल का सामना कर रही है, वो इस किताब के दशकों पुराने प्रिंसिपल्स को अपनी यूनिक फाइनेंशियल जर्नी में समझदारी से कैसे फिट कर सकती है? सोचने वाली बात है।